कल मैंने आप लोग को ये दिखाया था कि कॉमन इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मीडिया प्रिपरेशन। कल्चर मीडिया बनाने के लिए कौन कौन से कॉमन इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इसमें दिखाया था 6 आपके दिखे हुए हैं। तो पहला वाटर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब अकार्बनिक पदार्थ, सोडियम क्लोराइड माने नमक, ईस्ट जो खमीर होती है ईस्ट उसका एक्सट्रैक्ट, मीट का एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन वाटर, ये जो है इम्पोर्टेंट कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये क्या क्या होते हैं उनको पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पेप्टोन। पेप्टोन क्या होता है? तो पेप्टोन इज अ प्रोटीन हाइड्रोलाइट्स दैट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्शियल प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन ऑफ मीट, सोया एंड जिलेटिन एक्सेट्रा, एंड पेप्टोन इज अ सोर्स ऑफ कार्बन एनर्जी एंड नाइट्रोजन। तो जो पेप्टोन होते हैं कायदे से क्या है, क्या लिखा है, इज अ प्रोटीन हाइड्रोलाइट्स दैट इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे बनाए जाते हैं, बाय पार्शियल प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन ऑफ मीट, सोया एंड जिलेटिन। जो भी ऐसे जो प्रोटीनेशियस रिच सब्सटेंसेस होते हैं उनका हम यदि हम पार्शियल उनका डाइजेशन करते हैं, प्रोटियोलाइटिक मीन्स उनको हम तोड़ते हैं, तो उसके डाइजेशन से जो हमको मिलता है प्रोटीन का, जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन मिलता है, मतलब जल अपघटित जो मिलता है प्रोटीन का पार्ट, उसे हम पेप्टोन कहते हैं। अब चूंकि ये प्रोटीनेशियस जितने भी जो आपके प्रोटीन जिसमें रिच पाए जाते हैं ऐसे पदार्थों को तोड़ के बनाया जाता है ये पेप्टोन। तो स्वाभाविक है कि जो प्रोटीन होता है हमें मालूम है अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और अमीनो एसिड्स में हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन होता है, कार्बन नाइट्रोजन सब कुछ होता है। तो पेप्टोन इज अ सोर्स ऑफ कार्बन एनर्जी एंड नाइट्रोजन। तो पेप्टोन वाटर इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये एक प्रकार का प्रोटीन नाइट्रोजन का सोर्स होता है, कार्बन का सोर्स होता है, और एनर्जी भी इससे मिलती है। तो और एक्चुअली में ये आपको जब भी पूछा जाए तो सिंपल आप आंसर कर सकते हो कि ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस, मतलब प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस के डाइजेशन से, उनके पाचन से, या उनको हाइड्रोलाइज करके बनाया जाता है। दूसरा होता है मीट या बीफ एक्सट्रैक्ट। मीट माने होता है मांस, और बीफ आपको पता है बीफ होता है गाय का मांस। तो मीट एक्सट्रैक्ट कंटेन अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल। जो भी मांस हम यूज करते हैं, चाहे चिकन, गाय, या जिसका भी जो मीट इस्तेमाल किया जाता है, तो उस मीट में अमीनो एसिड्स होता है, पेप्टाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, विटामिन होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल्स होते हैं। तो ये मीट बहुत अच्छा सोर्स होता है, इतने सारे इसमें चीजें मौजूद होती हैं। मीट एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड्स विटामिन एंड ग्रोथ फैक्टर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है विटामिन और इतने सारे पदार्थों को कंटेन करता है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो होती है वो कल्चर मीडिया में और अच्छे से होती है। तीसरा जो होता है ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इट इज एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्रूअर ईस्ट। ब्रूअर ईस्ट जब मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये बेकरी में और अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज में इस ईस्ट का यूज फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। तो जितने भी जो बेकरी में ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं और ये सारी चीजें वो ईस्ट के यूज से बनती हैं, फर्मेंटेड उन्हीं से किया जाता है, तो उसको ब्रूअर ईस्ट। ब्रूअर ईस्ट एक्चुअली में ये बेकरी के ईस्ट तो नहीं बोलेंगे, ब्रूअर मीन्स जितना भी आपका अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज है, बेकर ईस्ट बोलते हैं, ब्रूअर सॉरी, इसमें से ब्रूअर लिखा है लेकिन बेकर भी कहलाती है। तो जो अल्कोहल बनता है गन्ने की, आपके गन्ने के रस से जो है, शुगर से आपको बनाया जाता है अल्कोहल, और उसको फर्मेंट करने का काम ईस्ट ही करती है। एक्वस का मतलब होता है जली। तो जब हम उस ईस्ट का जलीय जो है सत निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है सत निकालते हैं, तो उसे हम ईस्ट एक्सट्रैक्ट कहते हैं। एंड इट प्रोवाइड अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ग्रोथ फैक्टर्स, मिनरल्स। तो इस ईस्ट एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद रहते हैं? इसमें अमीनो एसिड्स मौजूद रहता है, न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और मिनरल्स माने आपके जो होते हैं मिनरल्स मौजूद होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था कि ईस्ट में विटामिन बी का भी सोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो ये विटामिन के भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो चूंकि कल्चर मीडिया में जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलाने हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें ऐसे मिलाने हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या कर सके, फेवर कर सके, और जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से तरीके से अपनी ग्रोथ कर सके और कॉलोनी डेवलप कर सके। उसके बाद सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। तो हमें मालूम ही है कि बिना नमक के तो हमें भी खाना नहीं अच्छा लगता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ, सिंगल सेल है तो क्या हुआ, है तो लिविंग सेल ना।
तो उसको भी नमक चाहिए होता है खाने के लिए। तो द नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ लिविंग सेल इज 0.85% ऑफ NaCl. So here is nutrient media. The NaCl concentration is added in 0.5% of NaCl. NaCl maintain osmotic balance of cell. तो नमक जो मिलाया जाता है, नमक के दो पर्पस होते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोराइड्स जो होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं, और इसके अलावा ये जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को या हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो परासरणीय दबाव कहलाता है। और मैंने आपको बताया कि कोशिका में जो होता है ना, वो आइसोटोनिक होनी चाहिए, कि अंदर और बाहर उसका जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है सेल के अंदर, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में होता है, और आपको पता है। और हर सेल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन करती है, और सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ज्यादातर सेमी परमेबल होती हैं। तो नमक का इस्तेमाल जो होता है सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड के पूर्ति के साथ साथ ऑस्मोटिक बैलेंस को या प्रेशर को बैलेंस करने के लिए भी किया जाता है। फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन न्यूट्रल मीडिया बट इन natural media, but in case of synthetic or specially formulated media we have to add this inorganic nutrient. Inorganic nutrients such as iron, potassium, magnesium, manganese, phosphate, sulfate are added in media. तो जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें ज्यादातर जितने भी जो नेचुरल मीडिया होते हैं उनमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को भी, जब हम आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड्स को भी मीडिया बनाने में यूज करते हैं तो उसको सिंथेटिक मीडिया भी हम बोलते हैं। और उसमें हम आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फॉस्फेट, सल्फेट आदि कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं मीडिया में। वाटर, तो वाटर हमको मालूम है कि वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग सेल्स। वाटर अकाउंट 95% ऑफ ड्राई वेट्स ऑफ सेल्स। हियर वी यूज वाटर एज ए बेस एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन मीडिया प्रिपरेशन। पानी तो देखिए सभी लिविंग सेल्स के लिए एसेंशियल है, बिना वाटर के तो कोई भी लिविंग सेल सर्वाइव नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो हमें मीडिया बनाना पड़ता है उसको हम वाटर में ही डिसॉल्व करके बनाते हैं, तो मीडिया प्रिपरेशन के लिए भी पानी की बहुत जरूरत होती है। हियर वी यूज डिस्टिल्ड वाटर इन मीडिया प्रिपरेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग कभी भी माइक्रोबायोलॉजी में जब भी काम करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि टैप वाटर को अवॉइड करें, क्योंकि टैप वाटर में आपके कंटामिनेशन ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम लोग डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। और डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड बिकॉज इट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड इज फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो आपका एक तो उसका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, इसके साथ ही इसमें बहुत सारी अशुद्धियां जो होती हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम जो मिले रहते हैं वो भी इससे दूर हो जाती हैं। एंड दीज इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन टैप वाटर। व्हेन दिस टैप वाटर कंबाइंड विद मीडिया कंपोनेंट दे फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, and this precipitate formed at a high temperature during sterilization, so here distilled water is used. तो इन्होंने डिस्टिल वाटर यूज करने के कारण बताया है कि डिस्टिल वाटर में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो अशुद्धियां होती हैं वो मौजूद नहीं होती है, जबकि ये टैप वाटर में मौजूद होती हैं। और यदि हम टैप वाटर यूज करते हैं तो जब वो मीडिया के साथ जब हम उसको कंबाइन करते हैं टैप वाटर को, तो ये अशुद्धियां भी क्या हो जाती हैं, वो एक अवक्षेप बना लेती हैं, इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिसकी वजह से जो हमारा मीडिया कल्चर प्रिपरेशन है उसमें क्या हो जा सकती है, थोड़ी सी आपकी गड़बड़ी हो सकती है। और हाई टेम्परेचर जब हम इसको स्टेरलाइज करते हैं तो ये और ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि टैप वाटर को अवॉइड करके और हम जो है नॉर्मल डिस्टिल वाटर यूज करें। इसके अलावा अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कंटामिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी टैप वाटर में मौजूद होते हैं, इसलिए टैप वाटर का यूज नहीं किया जाता है। तो ये होता है आपका वाटर। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लगभग सभी प्रकार के मीडिया में यूज करते हैं, और वो तब यूज करते हैं कि हमें मीडिया कैसा चाहिए, हमें मीडिया सॉलिड चाहिए कि लिक्विड चाहिए। यदि हमें सॉलिड चाहिए तो मीडिया को सॉलिड बनाने के लिए हम उसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट्स मिलाते हैं, मतलब जिसका काम होता है मीडिया को सॉलिड करना। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि रॉबर्ट कोच ने जिलेटिन का यूज किया था, लेकिन जिलेटिन के साथ थोड़ा ड्रॉबैक था कि वो उसको गर्म करने पर या उसमें करने पर उसका जो कंपोजिशन है वो आपका गड़बड़ हो रहा था। तो इसलिए उसके बाद मैंने उसमें बताया था आपको इसके पहले वाले कल वाले लेक्चर में कि रॉबर्ट कोच के जो असिस्टेंट थे, उनकी हेस थे, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने इसको सबसे पहले मैराइन एल्गी से आइसोलेट किया था, ये अगार को किया था। और अगार जो है वो ज्यादातर माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो भी कल्चर मीडिया है उसको सॉलिडिफाई मतलब सॉलिड बनाने के लिए अगार का ही यूज किया जाता है। तो अगार was extracted with hot water from various species of Red Sea algae like Giladium pacificum and Giladium japonicum.
तो जैसे कल भी मैंने बताया था कि समुद्र में एक लाल रंग की शैवाल पाई जाती है और उस शैवाल का नाम है जिलेडियम पैसिफिकम और जिलेडियम जेपोनिकम उसकी स्पीशीज है। तो इनको जब हम गर्म पानी इनका वो करते हैं, एक्सट्रैक्टेड निकालते हैं, तो इसमें अगार निकलता है। अगार की खास बात मैंने कल भी आपको बताई थी कि अगार इज ए एक्सेलेंट सॉलिडिफाइंग एजेंट बिकॉज इट मेल्ट एट 98 डिग्री सेल्सियस एंड सॉलिडिफाइड एट 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था कि अगार जो होता है इसकी खास बात ये जैसे कि जस्ट लाइक ए मोम के समान होता है कि जब हम इसको गर्म करते हैं 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको गर्म करेंगे तो ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। और जैसे जैसे हम ठंडा करते हैं तो 45 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो जाता है, जमने लगता है, सॉलिड होने लगता है। Agar form a very clear transparent gel, so diffusion phenomenon can be easily observed. अगार जो होता है इसकी एक खास बात ये होती है कि जो इससे हम बनाते हैं मीडिया तो बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट जेल जैसा मीडिया दिखाई देता है, जिससे जो भी रिएक्शंस जो होता है कल्चर मीडिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर ग्रो करते हैं तो जो भी प्रोसेस करते हैं वो क्लियर ऑब्जर्व्ड होती है। जिलेटिन इन प्रोटीनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोन्स and it is soluble at temperature of 40 degrees Celsius and get solidify at 28 to 30 degrees Celsius. So it has disadvantage as compared to agar, so it is not used due to its limitation. तो इन्होंने जिलेटिन का कारण भी बताया है कि जिलेटिन का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जिलेटिन जो होता है वो एक प्रोटीन युक्त कंपाउंड होता है, सब्सटेंसेस होता है जिसको कि हड्डियों से निकाला जाता है। और इसकी जो खास बात होती है कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्युबल हो जाता है और केवल 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमने लगता है। तो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है हमारा रूम टेम्परेचर होता है और हमें पोरिंग करनी है, मतलब हम मीडिया कॉनिकल फ्लैक्स में बनाते हैं, फिर हमें उसको पेट्री प्लेट में डालना रहता है, तो जब तक हम ये प्रोसेस करेंगे तो वो जम जाता है। तो ये उसके साथ थोड़ी ड्रॉबैक थी जिसकी वजह से जिलेटिन का इस्तेमाल कम किया गया और अगार को यूज किया गया। अगार की खास बात क्या है कि ये 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट होता है और ठंडा 45 डिग्री पर होता है, तो उसमें हम काम करने में हमें आसानी हो जाती है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा है लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो अगार होते हैं, अगार की जो खास बात होती है कि इसमें ये यदि हम इनके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो जो अगार होता है ये आपका पॉलीसेकेराइड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से इसमें क्या होता है कि आपका जो सॉलिडिफाइंग का तो काम करता ही है, साथ में ये क्या करता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट होने के साथ साथ ये आपका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो है ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड कराता है। तो ये तो हो गया इसके यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट्स जो लगभग सभी प्रकार के कल्चर मीडिया में जब जो बनाया जाता है तो उसमें ये चीजें मिलाई जाती हैं। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि मीडिया, कल्चर मीडिया कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूंगी। तो कल्चर मीडिया कितने प्रकार के होते हैं तो उसके लिए हम टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया में जैसे कि कल्चर मीडिया कैन बी वेरियस टाइप बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कल्चर मीडिया को कई उसमें वो किया गया है, वेरियस टाइप में इसको डिवाइड किया गया है और उसको क्राइटेरिया जो है अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया इसमें लिखा है, अलग अलग आपको जब भी कल्चर मीडिया के आप देखोगे नोट्स देखेंगे अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन है, लेकिन ओवरऑल सब क्लासिफिकेशन वो एक ही होते हैं, बस बताने का तरीका किसी का अलग होता है किसी का अलग होता है। तो कल्चर मीडिया जो होती है उनका जो वेरियस टाइप है, पहला है फिजिकल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कंसिस्टेंसी मतलब उनका भौतिक स्वरूप कैसा है कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि सेमी सॉलिड है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, तो कि कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उसके हिसाब से भी कल्चर मीडिया बनाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कि हम उसमें कौन से आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कौन से केमिकल कंपाउंड मिला रहे हैं उसके आधार पर कल्चर मीडिया को डिवाइड किया जाता है। और चौथा फंक्शनल टाइप्स, कि इससे कौन सा हम स्पेसिफिक फंक्शन इस पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर सकता है, तो वो उसके टाइप्स होते हैं। तो पहला हम क्लासिफिकेशन, पहला जो हम टाइप्स पढ़ेंगे कल्चर मीडिया का वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट या कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के आधार पर कल्चर मीडिया को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया एंड लिक्विड मीडिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड मीडिया। आप लोग डायग्राम भी इसमें दिख रहा होगा कैसे मीडिया दिखता है, सॉलिड मीडिया। तो सॉलिड मीडिया, जब भी हम सॉलिड वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमें मीडिया को सॉलिड बनाने के लिए हम जो भी इंग्रेडिएंट्स मीडिया में मिलाएंगे उसमें हमें अगार मिलाना बहुत जरूरी होगा। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉलिडिफाइंग एजेंट्स इज अगार इन द सॉलिड मीडिया।
और अगार के बारे में जैसे पहले भी बताया कि व्हाट इज अगार, तो इन्होंने और एक्सप्लेन किया है कि अगार जो होता है वो गोल्डन येलो कलर का ग्रैनुलर पाउडर होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये सीवीड एल्गी होती है, मतलब समुद्र में पाए जाने वाली लाल रंग की एल्गी होती है, लेकिन वो समुद्र के लिए खरपतवार होती है। वीड का मतलब होता है खरपतवार, तो ये खरपतवार प्रकार की एल्गी होती है। और इससे जो है, और इसका जो तीसरा है, नॉट अफेक्टेड बाय ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ से इसका कोई असर नहीं होता है। और 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होती है और 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सेट हो जाती है, मतलब जम जाती है। इजिली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं और इजिली अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए मोस्टली जो है सॉलिडिफाइंग एजेंट्स के रूप में हम, तो इनकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि मीडिया में कितना हमको मिलाना है। यदि हम इनका ज्यादा परसेंटेज इस्तेमाल करेंगे मीडिया में, तो मीडिया थोड़ा ज्यादा हाई सॉलिड हो जाएगा, थोड़ा कम यूज करेंगे तो कम सॉलिड होगा। तो डिपेंड ऑन द अगार जो है मीडिया की कंसिस्टेंसी जो होती है वो अगार पर डिपेंड करती है। सेमी सॉलिड बोल रहे हैं, मतलब सॉलिड तो रहेगा लेकिन हल्का सॉलिड रहेगा। जैसे हम लोग घर में जैम आपने देखा होगा, जैम और जेली खाते हो आप लोग, जेली इज सेमी सॉलिड कहलाता है। या कस्टर्ड, आप लोग कस्टर्ड खाया है कभी आप लोग ने? कस्टर्ड जो होता है वो भी आपका सेमी सॉलिड लाइक होता है। तो इसमें क्या होता है कि मीडिया जो होता है वो सॉफ्ट होता है और आर यूजफुल इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग बैक्टीरियल मोटिलिटी। तो ये ज्यादातर जो सेमी सॉलिड मीडिया का यूज हम बैक्टीरियल मोटिलिटी, मतलब बैक्टीरिया मोटाइल है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। एंड यूजफुल इन सेपरेटिंग मोटाइल फ्रॉम नॉन मोटाइल स्ट्रेन, और मोटाइल और नॉन मोटाइल स्ट्रेन को सेपरेट करने के लिए भी इस मीडिया का यूज किया जाता है। जनरली क्या होता है, हम लिक्विड मीडिया लेते हैं लेकिन इसमें 0.5% अगार मिलाते हैं। अगार की क्वांटिटी जो होती है थोड़ी कम मिलाते हैं। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ लिखा है, ब्रॉथ का मतलब होता है, ब्रॉथ जो है माइक्रोबायोलॉजी में ये टर्म बार बार यूज करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में ब्रॉथ का मतलब होता है लिक्विड मीडिया। तो जब लिक्विड मीडिया यूज करते हैं तो उसको ब्रॉथ बोलते हैं। और ये सेमी सॉलिड बनाने के लिए हम इसमें अगर की मात्रा कम डालेंगे। जैसे कि हम सॉलिड मीडिया बनाने में अगार की मात्रा 1 ग्राम से लेकर 2 या 3 ग्राम मिलाते हैं, लेकिन इसमें 0.5% मिलाते हैं टोटल कंपोनेंट में। अब इसका एग्जांपल सॉलिड मीडिया का बोल सकते हो न्यूट्रिएंट अगार। तो न्यूट्रिएंट अगार अक्सर जो है ये बहुत ही रूटीन माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरियल कल्टीवेशन। जब आपसे जैसे एग्जाम में भी आपको मीडिया प्रिपरेशन आपके कोर्स में भी है, तो यदि पूछा जाता है कि बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में कल्चर कराने के लिए हम एक कॉमन रूटीन मीडिया कौन सा बनाएंगे, तो आप एग्जांपल दोगे न्यूट्रिएंट अगार मीडिया जो होता है ये सबसे कॉमन मीडिया होता है। हर बैक्टीरिया के लिए बेसिक मीडिया जो होता है इसको ये बनाया जाता है। तो वही पूछा है व्हाट इज द न्यूट्रिएंट अगार। ये हमेशा याद रखना, फंजाई के लिए नहीं होता, ये हमेशा बैक्टीरिया को ही ग्रो करने के लिए इस मीडिया को बनाया जाता है। तो इट कंटेन न्यूट्रिएंट्स दैट इज सुटेबल टू सब कल्चर ऑफ वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये जो होता है बहुत न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है और ये बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बार बार कल्चर, सब कल्चर करना मतलब एक बार कल्चर के करने के बाद फिर दोबारा करना, फिर तिबारा करना, तो उसके लिए हम सब वर्ड यूज करते हैं। तो सब कल्चर करने के लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है। एंड एक्सलेंट अगार मीडिया टू चेक ऑन द प्योरिटी बिफोर एनी बायोकेमिकल या सीरोलॉजिकल टेस्ट। और ये बहुत ही एक्सलेंट मीडिया होता है और इससे जो है इसकी जो है प्योरिटी भी हम चेक कर सकते हैं, कोई भी हमें जो बायोकेमिकल या सीरोलॉजिकल टेस्ट कराना है। तो ये आप मीडिया देख रहे हो, ये पेट्री डिश में इस तरह से मीडिया को जब इसको जब हम स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में, और ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करने के बाद इसको हम निकालते हैं तो फिर इसको पोरिंग करते हैं, तो ये आपका इस तरह से मीडिया पेट्री डिश में से ट्रांसपेरेंट फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये हो गया न्यूट्रिएंट अगार। और न्यूट्रिएंट अगार जो है इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है, स्टोरेज कंडीशन होती है, इसको हम 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करके रख सकते हैं। और यूज बिफोर एक्सपायरी डेट ऑन द लेबल, और एक्सपायरी डेट से जो इसकी लेबल जो न्यूट्रिएंट अगार का डिब्बा होता है उस पर लिखा रहता है कि इसकी एक्सपायरी डेट कितनी होती है, तो एक्सपायरी डेट के पहले हम इसको यूज कर लेना चाहिए। एंड वंस प्रिपेयर्ड स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार यदि हम बना लेते हैं और पेट्री डिश में इसको डाल के जमा लेते हैं तो हम इसको फ्रिज में ही इसको स्टोर करके रखना चाहिए। तो फ्रिज में टेम्परेचर आपको पता है कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड या 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये फ्रिज में ढक्कन लगा के पेट्री प्लेट में रखा जाता है। ये हो गया न्यूट्रिएंट अगार, ये सॉलिड मीडिया होता है। और यदि हमें लिक्विड मीडिया की बात करनी है कि कॉमन हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में किसी भी बैक्टीरियल कल्चर को कल्टीवेट करने के लिए कॉमन कौन सा लिक्विड मीडिया यूज करते हैं, तो वो द बेस्ट लिक्विड मीडिया जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडिया। BROTH याद रखना, ब्रॉथ वर्ड जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब है लिक्विड मीडिया, ठीक है ना। तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट ब्रॉथ? इट इज अ न्यूट्रिएंट अगार दैट लैक सॉलिडिफाइंग एजेंट्स।
सेम वही चीज मैंने बताया ना कि ये एक प्रकार का न्यूट्रिएंट अगार मीडिया होता है, बस उसमें अगार हटा दोगे तो इस वो मीडिया लिक्विड होगा, जमेगा ही नहीं, सॉलिडिफाइंग एजेंट्स को हटा दोगे तो मीडिया लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो उसे हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बोलते हैं। एंड दे रिमेन इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और मेंटेन द स्टॉक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यदि हमें स्टॉक कल्चर के रूप में प्रिजर्व करके रखना है तो इसका यूज किया जाता है। एंड ग्रो फैस्टिडियस ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बड़ी मुश्किल से जो होते हैं ग्रो होते हैं उनको फैस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, तो उनको भी हम इसमें ग्रो करा सकते हैं। एंड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कैन बी इनरिच्ड विद ब्लड, सीरम, शुगर, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ब्लड भी इसमें मिलाया जाता है, सीरम भी मिलाया जाता है, और शुगर भी मिलाई जाती है। तो ये आप टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है, लिक्विड मीडिया टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं, सॉलिड मीडिया पेट्री प्लेट में बनाते हैं। अब लिक्विड मीडिया जो होता है इसी को इन्होंने दिखाया है कि देखिए लिक्विड मीडिया जो है टेस्ट ट्यूब आपकी एक तो खुली टेस्ट ट्यूब होती है और एक ढक्कनदार कैप वाली भी टेस्ट ट्यूब आती है। तो इसमें एक तो अगार एब्सेंट होता है और इसको हम ब्रॉथ वर्ड से रिफर्ड करते हैं, और इसमें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्मली जो होती है प्रोड्यूसिंग जर्नल टर्बिडिटी। जैसे इसमें लिक्विड मीडिया में ये आपका ट्रांसपेरेंट दिख रहा है यहाँ पर, और यदि इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होगी वो थोड़ी होने की वजह से जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड मीडिया है वो थोड़ा हमें धुंधला दिखाई देगा। तो इंग्लिश में धुंधले वर्ड के लिए हम लोग टर्बिड यूज करते हैं, उसको टर्बिडिटी बोलते हैं। तो इसमें जो है टर्बिडिटी स्पेशली दिखाई देती है, तो उस टर्बिडिटी से हमें अंदाजा लगता है कि हाँ इस लिक्विड मीडिया में बैक्टीरियल कल्चर बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है फ्लूइड थियोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, ये एग्जाम्पल दिया है। तो इन्होंने देखिए लिक्विड मीडिया में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उसको इन्होंने टेस्ट ट्यूब में बताया है कि किस तरह से यदि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो उसमें ऑब्लिगेट एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। तो ये जैसे ब्राउन कलर के ये डॉटेड दिख रहे हैं, ये टर्बिडिटी दिख रही है, और यदि ऑक्सीजन कम है तो ऑब्लिगेट एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट, ये सब मैंने टर्मिनोलॉजी आपको समझा रखी है। ये एनारोबिक हैं तो ये देखिए प्रॉपर पूरे कल्चर मीडिया में ग्रो कर रहे हैं। ये डॉट डॉट जो है ये बैक्टीरियल ग्रोथ को शो कर रहा है। एरो टॉलरेंट एनारोबिक, मतलब जो होते तो एनारोबिक है लेकिन थोड़ी बहुत ऑक्सीजन को टॉलरेंट कर लेते हैं तो उनको एरो टॉलरेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कैप लगी होती है, तो हम इसमें कल्चर करके कैप लगा के इसको हम स्टोर कर भी प्रिजर्व कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी में 3 प्रकार के आपने पढ़ लिया, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। अब पढ़ेंगे दूसरा जो क्राइटेरिया हमने था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं। तो जो एरोबिक होंगे उनके लिए हम एरोबिक मीडिया बनाएंगे, मतलब ऐसा मीडिया बनाएंगे जिसमें कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन रिच होगा, और जो एनारोबिक होंगे जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं उनके लिए हम ऐसा मीडिया बनाएंगे जिसमें कि ऑक्सीजन कम हो। एरोबिक मीडिया बनाने के लिए तो उसका एरोबिक मीडिया क्या होते हैं, तो यूज टू ग्रो एरोबिक माइक्रोब्स। जैसे सिंपल है कि भाई एरोबिक नाम ही ले रहे हैं तो ऐसा हम इस मीडिया का इस्तेमाल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए करते हैं। और इसका एग्जांपल है मेकॉन्ग की ब्रॉथ एंड मैनीटॉल सॉल्ट अगर। तो ये जो मीडिया होते हैं ना इनके नाम होते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ट्रेड नाम्स होते हैं, और ये आपको पाउडर फॉर्म में मार्केट में मिलते हैं डिब्बे में, और या तो हम पूरा बना बनाया एक कॉम्पैक्ट फॉर्म भी मिलता है, डायरेक्ट हम उसको डिस्टिल वाटर में उसको मेजर करके बना सकते हैं, या अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाकर भी हम बना सकते हैं मीडिया को। मीडिया बनाने का प्रिपरेशन अलग चीज हो गई, अभी तो हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो ये जो मीडिया होता है इसका नाम है मेकॉन्ग की। तो आपको हर एक मीडिया का एक एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, तो एग्जाम में लिखने को आता है। तो ये है एरोबिक मीडिया है, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एनारोबिक मीडिया, एनारोबिक मीडिया जो है हमको बनाने के लिए ये करना पड़ता है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम कल्चर मीडिया बना रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं, मतलब उनको विदाउट ऑक्सीजन में ही सर्वाइव करते हैं। तो उसके लिए कांच की बोतल में लिक्विड मीडिया बनाया जाता है, तो उसका नाम है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया। एक बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम। जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है ये ऑब्लिगेट एनारोबिक होता है, और ये यदि जरा भी ऑक्सीजन मिले तो ये सर्वाइव नहीं करता है, तो विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव करता है। तो उसके लिए ये मीडिया स्पेशली बनाया जाता है जिसका नाम है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया। तो इसको एनारोबिक मीडिया कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत आए तो मुझे बीच में टोक सकते हैं आप लोग, अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो क्राइटेरिया था कल्चर मीडिया को क्लासिफाइड करने का वो था केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि हम जब कल्चर मीडिया बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स मिलाते हैं, तो उसके बेसिस पर भी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन कल्चर मीडिया डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल एंड बेसल मीडिया, सेकंड इज सिंथेटिक एंड डिफाइंड मीडिया, एंड थर्ड इज नॉन सिंथेटिक, अनडिफाइंड एंड कॉम्प्लेक्स मीडिया।
तो 3 प्रकार इसको डिवाइड करते हैं। केमिकल मतलब उसके अंदर कौन-कौन से रासायनिक पदार्थ हैं, उनके संगठन के आधार पर इसको 3 ग्रुप में बाँटा गया, सिंपल, सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक। सिंपल और बेसल मीडिया, सिंपल और बेसल मीडिया जो होते हैं, जैसे अभी हमने जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट अगार बनाया था, चूँकि ये रूटीन कल्चर मीडिया होते हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो उसके लिए ये सिंपल और बेसल मीडिया होते हैं। और इनमें जो है हम क्या-क्या केमिकल कंपाउंड मिलाते हैं, इनमें पेप्टोन मिलाते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट मिलाते हैं और NaCl मिलाते हैं। और ये जो दिया है, यूज टू आइसोलेट सेपरेट कॉलोनीज फॉर स्टडिंग कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, पिगमेंटेशन, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो ये सिंपल और बेसल मीडिया होते हैं। इनमें सिंपल ही जो यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट्स उनको मिलाकर इनको बनाया जाता है और इनका इस्तेमाल हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के अध्ययन करने के लिए करते हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पिगमेंटेशन को जानने के लिए करते हैं। और यदि हमें उनका बायोकेमिकल टेस्ट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम ये सिंपल बेसल मीडिया का यूज करते हैं। दूसरा जो होता है सिंथेटिक डिफाइंड मीडिया। सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया हम उस मीडिया को कहते हैं जिसमें पूरे के पूरे जो भी हम इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं, सामग्री मिला रहे हैं, वो सारी की सारी प्योर आर्टिफिशियल केमिकल सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जिसमें सारा कंपोनेंट्स आपका सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनाया जाता है, तो उसको हम केमिकली डिफाइंड मीडिया कहते हैं। केमिकली मतलब रासायनिक रूप से डिफाइंड, माने हमें पता है कि हमने इसमें ये मिलाया, ये रसायन मिलाए हुए हैं। मीडिया इंक्लूड पेप्टोन वाटर एंड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड 2% अगार मीडिया। और इसमें जो है हम पेप्टोन वाटर और जो है नमक मिलाते हैं, 0% नमक, और अगार भी मिलाया जाता है। तो ये सारे केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, तो इनको सिंथेटिक मीडिया कहते हैं। और डिफाइंड मीडिया मतलब हमें मालूम रहता है कि हम कितने कॉन्सेंट्रेशन में कौन सी चीजें मिला रहे हैं। उसके बाद है नॉन सिंथेटिक, अनडिफाइंड और कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो कहने का मतलब ये केमिकली डिफाइंड नहीं होते हैं और ये इसमें कई सारे हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल को भी मिलाते हैं। मतलब इसमें केमिकली डिफाइंड मतलब पूरा हमें इसमें रासायनिक पदार्थों को नहीं मिलाना पड़ता है, हमें इसमें रासायनिक पदार्थों के साथ साथ कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी इसमें मिलाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड मिलाया जाता है, मिल्क मिलाया जाता है, और ये सारी चीजें मिलाई जाती हैं। तो ऐसे मीडिया को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया या नॉन सिंथेटिक या अनडिफाइंड, क्योंकि इसमें सारे के सारे हम केमिकल ही नहीं लेते हैं, इसमें हम कुछ नेचुरल प्रोडक्ट भी, सीरम भी, जैसे सीरम, एग एल्ब्यूमिन, ब्लड और ये मिल्क, ये सब सारी चीजें जो होती हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट होती हैं, वो इसमें मिलाए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है ब्लड अगार मीडिया, TCA मीडिया, मिल्क अगार मीडिया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट ब्रॉथ मीडिया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल टाइप, जो चौथा क्राइटेरिया हमने क्लासिफिकेशन का पढ़ा था कि किस प्रकार के फंक्शन के लिए हमें कल्चर मीडिया यूज करना है, कि उसमें हमें स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को ऑब्जर्व करना है कि जो कुछ विशेष फंक्शन करते हैं, तो ऐसे फंक्शनल टाइप में उसको कल्चर मीडिया कहते हैं। ये होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला है इनरिच मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, शुगर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, एसे मीडिया, स्टोरेज मीडिया। इनरिच, तो एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इनरिच्ड मीडिया का मतलब होता है सब्सटेंसेस लाइक ब्लड, सीरम, एग आर एडेड टू बेसल मीडिया। इनरिच का मतलब होता है कोई प्रचुर मात्रा में कोई चीज मौजूद हो, तो ऐसा मीडिया जिसमें कि ये नेचुरल जो सब्सटेंस है वो सिंपल मीडिया में मिलाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड, सीरम, एग और एड को मिलाया जाता है, तो इसको इनरिच मीडिया बोलते हैं। यूज टू ग्रो द बैक्टीरियल दैट आर एग्जैक्टिंग इन न्यूट्रिशनल नीड, और हम इसमें उन्हीं बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं जो इसके बिना ग्रो ही नहीं कर सकते, उनको ब्लड भी चाहिए होता है, सीरम चाहिए होता है, एग और या ये सारी चीजें चाहिए होती है। तो ऐसे मीडिया को जिसमें कि इन पदार्थों की मात्रा इनरिच अमाउंट में डाली जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इनरिच मीडिया। इसका एग्जाम्पल है ब्लड अगर और चॉकलेट अगर। तो ये ब्लड अगर और चॉकलेट अगर के बारे में इन्होंने ये बताया है कि इसमें ब्लड की मात्रा मिलाई जाती है, और ब्लड किसका लिया जाता है, ह्यूमन बीइंग का खून नहीं लिया जाता है, इसमें शीप और हार्स जो होते हैं, भेड़ या घोड़े का ब्लड लिया जाता है, और इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन 5 to 10% रखा जाता है। और ज्यादातर ये भी आपके जो है फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही आसानी से ग्रो नहीं होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से चॉकलेट अगर जो होता है उसमें भी हम चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, और इसमें जो है ये भी फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, उसको हम ग्रो कराने के लिए इस प्रकार के मीडिया को बनाना पड़ता है, हीमोफिलस। और ये जो बैक्टीरिया जो होता है ये आरबीसी को क्या करता है, तोड़ता है, लाइसिस करता है, जो ब्लड को खाता है तो ब्लड को तोड़ता है, तो इसलिए हमें ब्लड और ये सारी चीजें मिलानी पड़ती है।
जो फैस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रो कराने के लिए। ये जो इनरिच मीडिया था ये एक प्रकार का सॉलिड मीडिया होता है, और जब यही इनरिच मीडिया जब लिक्विड फॉर्म में रहता है तो हम इसको इनरिचमेंट मीडिया बोलते हैं। तब हम उसको क्या बोलते हैं? इनरिचमेंट बोलते हैं। तो ये लिक्विड मीडिया होता है, और इसको किसी भी मिक्स्ड कल्चर से हमें कोई पैथोजेनिक माइक्रोब्स को अलग करना है तो इस मीडिया का यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, जिसको वांछित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ चाहिए, केवल उसी की होती है। और अनवांटेड बैक्टीरियम की ग्रोथ को ये मीडिया इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। और मीडिया जो होता है इसमें बहुत सारे हम इनहिबिटरी सब्सटेंसेस को भी मिलाते हैं। इनहिबिटरी सब्सटेंसेस का मतलब कि हमें जो वांछित बैक्टीरिया की ग्रोथ चाहिए केवल वही इसमें ग्रो हो और बाकी नहीं हो। और इस प्रकार का एग्जांपल है इसका सेलेनाइट, एफ ब्रॉथ, जो साल्मोनेला और शिगेला को ग्रो कराने के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार के कल्चर मीडिया में केवल साल्मोनेला और शिगेला ही ग्रो करेंगे। तो इसमें ऐसे सब्सटेंसेस मिले रहते हैं जो दूसरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देते हैं। इसी तरह से टेट्राथायोग्लाइकोनेट ब्रॉथ जो होता है वो कोलीफॉर्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब उसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सकता, ई कोलाई वगैरह नहीं ग्रो कर पाएंगे, लेकिन दूसरा जो जिसके लिए यूज होते हैं वो ग्रो करेगा। और इसी प्रकार एल्कलाइन पेप्टोन वाटर इनरिचमेंट मीडिया जो होता है वो विब्रियो कॉलरा को ग्रो करने के लिए किया जाता है। फिर है सेलेक्टिव मीडिया। इट इज अ मीडियम इन विच सर्टेन सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट विच इनहिबिट ऑल अदर बैक्टीरिया एक्सेप्ट द डिजायर्ड बैक्टीरिया। सेलेक्टिव में और इनरिचमेंट मीडिया लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन ये सॉलिड मीडिया होता है सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया में जो होता है कि जैसे कि हमें मान लो किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ चाहिए, जैसे विब्रियो कॉलरा हमें चाहिए, तो हम उसमें ऐसा सब्सटेंस मिलाएंगे कि उसमें विब्रियो कॉलरा के अलावा कोई दूसरा तीसरा ग्रो ही नहीं कर सकता है। तो उस प्रकार के कल्चर मीडिया को हम बोलते हैं सेलेक्टिव मीडिया। मतलब इसमें क्या है कि केवल वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा जो हमें जिसकी ग्रोथ चाहिए, तो वो बैक्टीरिया कहलाता है। उसका एग्जाम्पल है, इसका नाम है TCBS, इस अगार मीडिया का एग्जाम्पल है। इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया क्या होता है कि हम बहुत से ऐसे मीडिया होते हैं जिसमें हमें इंडिकेटर को मिलाते हैं। इंडिकेटर जो होते हैं डाई वगैरह मिलाते हैं जो कलर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो बहुत से बैक्टीरिया जो होते हैं इन इंडिकेटर पदार्थों के कांटेक्ट में आने के बाद कलर प्रोड्यूस करते हैं कल्चर मीडिया में। तो उस कलर की बेसिस पर हम पहचानते हैं कि हाँ ये इस स्पीशीज का बैक्टीरिया है। जैसे कि इन्होंने बताया कि विल्सन ब्लेयर मीडियम, एक विल्सन ब्लेयर मीडियम होता है जिसमें सैल्मोनेला टाइफी जो होते हैं बैक्टीरिया, ये ब्लैक कलर की कॉलोनीज बनाते हैं। और इसी तरह से मैक्लियोड मीडियम होता है जिसमें डिफ्थीरिया बेसिलाई होते हैं और ये ब्राउन कलर की कॉलोनी डेवलप करते हैं। तो उसमें हम इंडिकेटर मिला देते हैं मीडिया में, जिससे रिएक्ट करके बैक्टीरिया जो है कलर प्रोड्यूस करते हैं, और उस पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस होने की वजह से हमको ये आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि हाँ ये यही बैक्टीरिया है जिसकी ग्रोथ हमें चाहिए। डिफरेंशियल मीडिया जो होता है इसका नाम ही है डिफरेंशियल मीडिया। तो बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी एक ही जेनरा की दो स्पीशीज होती हैं, लेकिन दोनों स्पीशीज का बिहेवियर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल ई कोलाई की मैं बात करूंगी, तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई, इसकी स्पीशीज होती है, एक स्पीशीज जो होती है वो लैक्टोज शुगर को फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड्स में बदलती है, और एक दूसरी स्पीशीज जो होती है वो लैक्टोज शुगर को फर्मेंट नहीं करती है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि हमने जो कल्चर मीडिया में ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया है तो वो लैक्टोज फर्मेंटिंग है कि नहीं है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार का मीडिया बनाते हैं कि जैसे इसका एग्जांपल है मैकॉन्की अगर मीडिया। ये जो मीडिया है इसमें इस तरह के सब्सटेंसेस मिले रहते हैं जो दो बैक्टीरियल स्पीशीज को डिफ्रेंशिएट करने में, उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो हम इस मीडिया में यदि दोनों स्पीशीज को हम आधे आधे में यदि ग्रो कराएं, तो यदि लैक्टोज फर्मेंटिंग स्पीशीज होगी तो वो क्या करेगी, रेड कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करती है, और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग स्पीशीज होगी वो व्हाइट या पेल कलर की कॉलोनी डेवलप करेगी। जैसे इन्होंने ए और बी देखे, ये पेट्री डिश में दिखाई है, पिंक कलर की कॉलोनी ई कोलाई की कहलाती है लैक्टोज फर्मेंटिंग, और ये पेल और व्हाइट कलर की सिंपल जो होगी वो कहलाएगी नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। तो इस प्रकार से हमें आसानी हो जाती है इंडिकेटर, मतलब एक तरह से ये भी हमारा जो है इंडिकेटर मीडिया की तरह ही है, लेकिन ये डिफरेंशिएट कर रहा है। मतलब हमें एक ही जेनरा की दो स्पीशीज को अलग अलग पहचानने में जो मीडिया हमारी हेल्प करता है, ऐसे मीडिया को हम डिफरेंशियल मीडिया कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका मैकॉन्की अगार मीडिया। उसके बाद शुगर मीडिया। शुगर मीडिया जो होती है जो शुगर आइटम को कंटेन करेगी, इसमें ग्लूकोज, अरेबिनोज, लैक्टोज, स्टार्च, डिफरेंट टाइप के शुगर मिले रहेंगे पेप्टोन वाटर के साथ, और इंडिकेटर भी मिले रहते हैं। शुगर मीडिया जो होती है हम ऐसे माइक्रोब्स के लिए यूज करते हैं जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं। और इसमें जो है एक छोटी सी, जब भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है
तो ग्लूकोज को जब वो फर्मेंट करता है तो वो क्या बनाते हैं, अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं, और साथ ही गैस CO2 गैस भी बनती है। तो CO2 गैस का जो है मतलब CO2 गैस जो है बैक्टीरिया कल्चर मीडिया में ग्रो करने के बाद जर्म वो प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि कल्चर जो भी टेस्ट ट्यूब में ये कल्चर मीडिया बनाया जाता है उसमें हम छोटी सी स्मॉल ट्यूब भी डालते हैं जिसको डरहम ट्यूब्स कहते हैं। और ये डरहम ट्यूब, जैसे लास्ट वाला पॉइंट पढ़िए, कंटेन ए स्मॉल ट्यूब डरहम ट्यूब फॉर द डिटेक्शन ऑफ गैस बाय द बैक्टीरिया, जिससे हमें ये उसमें क्या होता है, बबल्स बनने लगते हैं। तो वो ट्यूब के अंदर बबल्स बनते हैं, जैसे हमने टेस्ट ट्यूब लिया उसमें एक छोटी सी कैपिलरी ट्यूब टाइप की छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है, उसको भी इन्वर्टेड पोजीशन में डाल देते हैं, मतलब उसका ओपन जो मुंह होता है खुला वाला नीचे रहता है और क्लोज वाला ऊपर रहता है। तो यदि बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके अंदर वो गैस, और यदि बैक्टीरिया फर्मेंट कर रहा है तो डिफरेंट टाइप के कलर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे आप ये टेस्ट ट्यूब में देख रहे हो, तो इसको शुगर मीडिया कहते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया ऐसा मीडिया जिसमें कि मान लो हमें कोई माइक्रो कल्चर है, हमें एक लैब से दूसरी जगह हमें उसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट कराना है, तो हम ऐसे कल्चर मीडिया में उसको ग्रो करा के भेजते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाले जो भी दिक्कत है उसको क्या कर सकता है, मतलब उससे गुजर जाता है आसानी से, वो मीडिया उसमें से सेफ रहता है। तो ऐसे मीडिया को हम ट्रांसपोर्ट मीडिया कहते हैं। तो मीडिया यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग सैंपल and used for temporary storage of specimen being transported to the laboratory for cultivation, and such media ideally maintain viability of all organisms in the specimen without altering their concentration। कहने का मतलब है कि ये मीडिया जो होता है किसी भी प्रकार का ऑल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार का कोई कल्चर मीडिया, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है उसमें कोई भी डैमेज कॉज नहीं करता है, और हम एक लैब से दूसरी लैब में या कहीं पर भी इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मीडिया को हम ट्रांसपोर्ट मीडिया कहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट मीडिया के सब इन्होंने ये तरीके दिखाए हैं। तो इसका एक नाम बस आप याद रख लेना, ट्रांसपोर्ट मीडिया का वेंकट रमन रामकृष्णन मीडिया नाम है इसका, और दूसरा है केरी एंड ब्लेयर मीडिया, ये ट्रांसपोर्ट मीडिया है। एनारोबिक मीडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो भी एनारोबिक जो ऑब्लिगेट एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कल्चर के लिए हम एनारोबिक मीडिया यूज करते हैं, जैसे कि रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया। और ऐसे मीडिया जो होता है कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ लिक्विड या सॉलिड बायोलॉजिकल मटेरियल टू कल्टिवेट सेलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड विटामिन पेशेंट सीरम। ऐसे मीडिया को कहते हैं जिसमें कि हम किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद स्पेसिफिक जो उसकी क्वालिटी होती है कि वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है या अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस कर रहा है या कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको जानने के लिए कि हाँ ये एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलियम का मैंने बताया था कि जो उन्होंने कल्चर मीडिया में देखा था कि जो पेनिसिलिन ग्रो करती है उसके चारों तरफ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर रहा था। तो जब हमें पर्टिकुलर किसी विटामिन, एंटीबायोटिक या हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराना होता है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक मीडिया बनाते हैं तो उसे हम ऐसे मीडिया कहते हैं। स्टोरेज मीडिया, जैसे कि हमें प्रिजर्व करके हमको कल्चर मीडिया को लॉन्ग टाइम के लिए रखना है और लॉन्ग पीरियड के लिए हमको स्टोर करके रखना है किसी भी मीडिया को, किसी भी बैक्टीरियल कल्चर को, तो उसके लिए जो मीडिया बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोरेज मीडिया। तो ये सारा डिटेल दिया लेकिन आप सिंपल में ही दे सकते हो। तो ये हो गया आपका जो है सारे टाइप्स ऑफ मीडिया हो गए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इतने मीडिया के टाइप्स। और कल्चर मीडिया प्रिपरेशन कैसे करते हैं तो ये मैं आपको फिर लैब में ही जब प्रैक्टिकल कराऊंगी तो उसमें समझा दूंगी। कल्चर मीडिया बहुत इजी होता है। कल्चर मीडिया को सारा वे करके हम डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करके और फिर उसको अच्छे से स्टरलाइज करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं, फिर उसकी पोरिंग करते हैं। तो वो मैं आपको फिर दिखा दूंगी लैब जब खुलेगा, आपका जब कॉलेज खुलेगा। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, सबको आ गई समझ में? ठीक है, तो चलिए फिर आज क्लास ओवर करते हैं और कल इसके बाद हम इसका आइसोलेशन टेक्निक पढ़ेंगे कि हम नेचुरल हैबिटेट से इसको आइसोलेट कैसे करते हैं और फिर इसको प्रिजर्व कैसे करते हैं। तो ये यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, लीव करते हैं।